हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अगेन हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं जो चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड और मैं आपको ये सिर्फ वन शॉट में कवर करवाने वाला हूं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये चैप्टर वन शॉट में कवर होगा, तो जो वो बच्चे हैं जो सिर्फ एग्जाम टाइम से एक दिन पहले पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। और दूसरी चीज, मैं उन लोगों के लिए भी कवर करूंगा जो मतलब पूरे साल पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में और जो बच्चे नहीं है जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, मेरा भी नहीं लगता था यार, सबका है ना। तो जो एक रात पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैं वन शॉट में कवर करने वाला हूँ। ये आपकी जब ये आप वीडियो देखोगे तो आपका ये ज्यादा टाइम नहीं खाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन? अच्छा, आप लोगों ने उससे पहले ऑलरेडी पढ़ रखा होगा व्हाट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज, है ना। तो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं? फिजिकल चेंज बच्चे वो होते हैं जैसे अभी मैंने आइस ली और आइस को मैंने वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। और वाटर को मैं वापस से आइस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज, है ना। बट मैं वही बात करूं रस्टिंग ऑफ आयरन की, अगर रस्टिंग ऑफ आयरन है, अगर आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर और मॉइस्चर, अगर आयरन जो है वो कभी भी एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो भाई उसमें जंग लग जाता है ना, वो सड़ जाता है धीरे धीरे, मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो डिग्रेड हो जाती है, इस उसी को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग। क्या आप क्वेश्चन ये है कि आप उस आयरन को वापस से जो डिग्रेड हो चुका है ऑलरेडी एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पे, क्या वापस से उसे कन्वर्ट कर सकते हो? आप नहीं कर सकते, है ना। आप डिग्रेडेड मेटल को, कोई भी डिग्रेडेड मेटल को वापस से आयरन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो ये कौन सा चेंज हुआ बच्चों? केमिकल चेंज। अब केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज जो चेंज रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंज जो चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपसे बात करी कि फिजिकल चेंज वो सारे चेंज होते हैं जैसे हमने कन्वर्ट किया आइस टू वाटर और वाटर टू आइस, इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। और ये फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, आपकी मम्मी देखा होगा घर पे आपका दूध से दही बना देती है ना, तो क्या आप वापस दही से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये कौन सा चेंज हो गया बच्चों? केमिकल चेंज। और जहां जहां भी बेटा केमिकल चेंज होता है वहां वहां केमिकल रिएक्शन अगर होती है, क्या होती है? वहां वहां केमिकल रिएक्शन अगर होती है। कब? जहां जहां भी बच्चों केमिकल चेंज हो रहा है वहां वहां केमिकल रिएक्शन भी अगर हो रही है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसको नोट डाउन करना है वो कर सकते हैं, मैंने ये समझा दिया आपको। दूसरी स्लाइड, अब यहाँ पे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में जैसा कि मैंने अभी बताया वो थोड़ा डिटेल में दिया गया है, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट है चेंज इज टेम्पोरेरी। फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्पोरेरी चेंज होता है, जैसे आपने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया, फिर वाटर धीरे धीरे और टेम्परेचर देंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। आप स्टीम से वाटर भी वापस वाटर बना सकते हो और वाटर से वापस आइस बना सकते हो, तो वो फिजिकल चेंज है। तो ये टेम्परेरी चेंज होता है। और केमिकल चेंज परमानेंट होता है। आप केमिकल चेंज को वापस से केमिकल चेंज कोई भी हो रहा है तो वापस से आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, है ना, उसकी ओरिजिनल फॉर्म में। तो ये कौन सा चेंज होता है? इरिवर्सिबल। और ये परमानेंट चेंज होता है। दूसरा, यहाँ पे फिजिकल चेंज कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, यहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। आपने पेपर लिया, पेपर को बंद किया, है ना, अब वो क्या हो गया? खराब हो गया। क्या आप उसे वापस पेपर बना सकते हो? आप नहीं बना सकते। तो कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज। अच्छा, जब पेपर है, मान लो ये मेरे पास एक पेपर है ना, अब इस पेपर को वापस से मैं कुछ, अगर मैं इसे बर्न कर देता हूं तो वापस से मैं इसको पेपर बना पाऊंगा? नहीं। बट अगर मैं इसे क्रश कर देता हूं इस पेपर को और वापस से इसे प्लेन पेपर बना दूं, तो देखो बेटा जादू कर दिया मैंने। जादू नहीं है ये, मैंने वापस इसे पेपर बना दिया, ठीक है। तो ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। बट इसे बर्न कर दूं, है ना, उसके बाद इसकी जो फॉर्म होगी वो फॉर्म ही चेंज हो जाएगी। फॉर्म क्या बन जाएगा? ये ऐश बन जाएगा, है ना। तो वो क्या होगी बेटा? वो केमिकल चेंज होगी, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चेंज कैन बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। यहाँ पे सिंपल फिजिकल मेथड से आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हो। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाला चेंज होता है केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल, है ना। तो ये मैं बता चुका हूं आपको। एनर्जी में और मे नॉट बी रिलीज, एनर्जी रिलीज हो भी सकती है, एनर्जी रिलीज नहीं भी हो सकती, है ना। और इसमें एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब, क्योंकि बेटा अगर आपको इसे चेंज करना है, अगर आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि केमिकल चेंज में इरिवर्सिबल चेंज होता है। अगर मैं इसको बर्न करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसे बर्न करूंगा तो मैं एनर्जी दूंगा, इसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी दे सकता हूं मैं,
है ना। जब मुझे बर्न करूंगा तो हीट की फॉर्म में से एनर्जी दूंगा, बर्न करूंगा इसे तो एनर्जी इसमें दी जाती है, इसमें अब्जॉर्ब भी होती है और रिलीज भी होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल और केमिकल चेंज। दूसरा, अब केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ ली, क्या होती है केमिकल रिएक्शन, जहां जहां भी केमिकल चेंज अगर हो रहे हैं वहां वहां केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही है। बट अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन, है ना, अगर हम बात करें बेटा केमिकल इक्वेशन की, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखो जैसे अगर मैंने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो बेटा ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। क्या है ये केमिकल रिएक्शन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है। बट इसी को अगर मैं सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इसी को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा केमिकल इक्वेशन। क्या बन जाएगा बेटा केमिकल इक्वेशन, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। बट इसी को मैं अगर सिंबल की फॉर्म में लिख दूं, देखो अभी मैंने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। बट अगर मैं इसी को सिंबल्स की टर्म में लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा केमिकल इक्वेशन। दिस इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दोनों चीजें क्लियर है। केमिकल रिएक्शन जब कोई भी कहीं भी केमिकल चेंज हो रहा है, वो कुछ केमिकल चेंज करके कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है तो वो केमिकल चेंज है, जब मैं इसको वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बट उसी को अगर मैं उसके सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दूं, है ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे बेटा केमिकल इक्वेशन। तो आपको ये केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल रिएक्शन, दिस इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बेटा ये दोनों है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन भी है, ये केमिकल इक्वेशन भी है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये आप रिएक्शन लिख लेना है केमिकल इक्वेशन की। दूसरा, अब आता है हमारे पास बैलेंस इक्वेशन। सबसे पहले अब मैं आपको एक चीज बता दूं, समझा दूं पहले, है ना। अभी हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया। अब कोई भी केमिकल रिएक्शंस है, जैसे A प्लस बी मिलके C बना रहा है, ठीक है। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो इस साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट, और इस साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट। C प्लस डी मान लेते हैं, तो ये क्या बना रहा है प्रोडक्ट। आपको पता है मैंने यहाँ पे A प्लस बी, उस साइड C प्लस डी, क्योंकि यहाँ पे केमिकल चेंज जब भी होता है, अब एक चीज इसमें ध्यान देना कि कोई भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है तो वहां पे कुछ चीजें फॉर्म होती है जिससे हमें पता चलता है केमिकल चेंज है कि नहीं है। जैसे आप लोगों का भी जैसे शक्ल देख के बता दो, आपके दोस्त होंगे, है ना, कोई दोस्त अगर कोई दोस्त के अगर भूरे बाल होंगे तो आप कहेंगे भूरा है ये, कोई दोस्त के काले बाल होंगे तो ये कालू है ना। तो ऐसे करके आप नाम देते हो अपने, है ना, कोई निक नेम देते हो अपने दोस्तों को। वैसे ही अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पे कुछ चेंज ऑब्जर्व होते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि change in color, change in temperature, change in state, formation of new substance, formation of PPT, ठीक है। ये 5 पॉइंट अगर इनमें से कोई भी एक अगर हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा पीपीटी। अब मैं बता दूं, एक होता है एक्वस, है ना। अभी मैं बात करता हूं, एक मिनट पहले यहाँ पे वापस पीपीटी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में ना, इसको होल्ड करके रखते हैं बेटा अभी, ठीक है। तो जहां पे ये सारी चीजें ऑब्जर्व हो रही है वहां पे हम कहेंगे केमिकल चेंज हो रहा है, और जहां केमिकल चेंज होते हैं वहां केमिकल रिएक्शन भी होती है। और केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबल में रिप्रेजेंट कर दे तो वो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन दोनों होती है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है आप लोगों को। अब ये होता है मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, केमिकल रिएक्शन है ना, इस वाली साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं और एरो के उस वाली साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर बेटा कंडीशन लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है कंडीशन, आप किस कंडीशन में रिएक्शन कर रहे हो, टेम्परेचर क्या है उसका, कैटालिस्ट क्या है उसका, आप उसमें क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हो। तो उन किसी की भी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करी जाती है तो यहाँ पे बेटा कंडीशन लिखी जाती है ना। अब कंडीशन यहाँ पे टेम्परेचर हो सकता है बेटा, कंडीशन यहाँ पे प्रेशर हो सकता है ना। और एरो के ऊपर हम और क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम कैटालिस्ट भी लिख सकते हैं। व्हाट इज कैटालिस्ट, अब ये एक नया वर्ड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया कैटालिस्ट। अब ये कैटालिस्ट क्या होता है बेटा, catalyst which speed up the rate of reaction, ठीक है।
जैसे मैंने कुछ उठा लिया यहाँ पे, ठीक है, स्पीड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आप मान लो ये एक बंटी है ना, और ये एक बबलू है। तो ये बंटी और बबलू की दोस्ती बेटा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दोस्ती है इन दोनों की, बंटी और बबलू की, है ना, बहुत अच्छा बॉन्ड है इन दोनों के। अब है ना, अब एक थर्ड पर्सन आता है, जैसे आप लोगों की लाइफ में भी है ना, आपके दोस्त होंगे, उनके बीच में भी कोई थर्ड पर्सन आता होगा, है ना। ऐसी बंटी और बबली के बीच में भी एक थर्ड पर्सन आता है, और ये थर्ड पर्सन का नाम मैं रख देता हूँ पिंकी, रख देता हूँ बेटा, है ना। क्या रख देता हूँ बेटा? पिंकी। अब पिंकी आती है, पिंकी क्या करती है, पहले बंटी को भड़काती है इसके खिलाफ, है ना। बेटा भड़काने वाले तो आजकल वो दुनिया में बहुत है ना। आपका भी कोई थर्ड पर्सन की वजह से कोई रिश्ता टूटा होगा तो कमेंट करके बताना बेटा किसके साथ आपका रिश्ता टूटा है, ठीक है। तो पिंकी क्या करती है, बंटी को भड़काती है बबलू के खिलाफ, है ना। फिर पिंकी क्या करती है, बबलू के पास भी जाती है, बेटा ये तो दोगली हो गई ना, अब ये दोगली, अब ये बबलू को भी भड़काएगी, किसके खिलाफ? बंटी के खिलाफ भड़काएगी, भड़काएगी, है ना। तो इससे क्या होता है, ये कैटलिस्ट के रूप में काम कर रही है। किसके रूप में काम कर रही है बेटा? कैटलिस्ट में, है ना। अब इसने इन दोनों को भड़का दिया। जब ये दोनों भड़क गए तो एक दूसरे से बेटा क्या करेंगे, ये दोनों फाइट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ये दोनों फाइट करेंगे, है ना। तो इनके बीच में रिएक्शन तेजी से होगी, रिएक्शन तेजी से होगी। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में रिएक्शन बहुत तेजी से होने लगी, अब कैटलिस्ट पिंकी क्या करेगी, पिंकी जल्दी से लड़ाई करवा देगी, और लड़ाई करा के जल्दी 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 वहां से निकल जाएगी बेटा, ठीक है। अब पिंकी वहां से बाहर होगी। तो कैटलिस्ट का बेटा यही काम होता है, वो रिएक्शन में आता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है, एग्रेसिव कर देता है ना। और फिर जब रिएक्शन हो जाती है तो वहां से वो निकल जाता है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। अब ये पिंकी है, ये इन दोनों की लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होगी, बस ये भड़काने का काम करती है। ऐसी कैटलिस्ट भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ाती है, बट ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ना ऐसे ना ब्रैकेट में लिखा जाता है, यहाँ पे ब्रैकेट में ना कुछ करके आपने देखा होगा, आपने जब आप 8th क्लास में होंगे या 7th क्लास में आपने देखा होगा एक रिएक्शन के ना, वहाँ ब्रैकेट में छोटा छोटा लिखा रहता है। वो छोटा छोटा बेटा क्या होता है, वो ब्रैकेट में ना बेटा हम फिजिकल स्टेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? फिजिकल स्टेट, है ना। अब फिजिकल स्टेट कितने टाइप की होती है बेटा? फिजिकल स्टेट में भी अगर अगर आपके ब्रैकेट में एस लिखा है तो बेटा ये क्या है? सॉलिड। अगर ब्रैकेट में एल लिखा है तो बेटा ये क्या है? लिक्विड। अगर ब्रैकेट में जी लिखा है तो बेटा क्या है? ये गैस। अगर ब्रैकेट में ए क्यू लिखा, अब ये नहीं बढ़ा गया, तो ये क्या होता है बेटा? एक्वस। अब एक्वस क्या होता है बेटा? एक्वस ये होता है कि एक सॉल्यूशन लिया मैंने, दूसरा एक सॉल्यूशन लिया, वाटर का सॉल्यूशन, कोई भी मिक्सर हो सकता है, दो वाटर के सॉल्यूशन लिए और दोनों को मिला दिया। जब मैं दोनों को बेटा, तो कोई बात नहीं, ये गिर जाता है ना, जब दोनों को मैं मिला देता हूं तो दोनों को मिला के ना एक सॉल्यूशन बनता है, उसके नीचे ना एक सॉलिड फॉर्म में सब्सटेंस बच जाता है। वो सॉलिड फॉर्म में सब्सटेंस बचता है, वो बेटा क्या होता है? प्रेसिपिटेट। क्या होता है वो? प्रेसिपिटेट, जो मैंने अभी होल्ड करके रखा था, है ना। बट एक्वस क्या होता है? एक्वस होता है एक वाटर का सॉल्यूशन। क्या होता है? वाटर का कोई भी सॉल्यूशन हो, जैसे उसमें हमेशा कुछ भी ले लेता हूं मैं, नमक ले लेता हूं, उसमें पानी डाल देता हूं। वाटर इज एक्ट लाइक अ सॉल्वेंट, है ना, जहां पे वाटर सॉल्वेंट की तरह काम करता है और सॉल्यूट में कुछ भी ले सकता हूं। तो कोई भी ऐसा वाटर का सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्वस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, कोई भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, जहां पे कैटलिस्ट स्पीड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और बाकी जो ब्रैकेट में लिखा जाता है, ब्रैकेट में फिजिकल स्टेट लिखी जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। और चौथी एक्वस। एक्वस क्या होता है? कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर का सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा यहाँ पे खत्म। अब हम आगे मूव करते हैं। अब आता है बेटा बैलेंसिंग। क्या आती है? मैंने ये सारी चीजें आपको इसलिए बताई बेटा ताकि आपको पता होना चाहिए, जब हम केमिकल रिएक्शन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि ब्रैकेट में क्या लिखा है। कई बार ब्रैकेट में फिजिकल स्टेट लिखने को आती है ना, तो बेटा जब भी आप एग्जाम में अपीयर करोगे ना, तो फिजिकल स्टेट को जरूर रखना, ठीक है। क्या रखना है आपको? फिजिकल स्टेट को जरूर लिखना है। अब मैग्नीशियम है ना। अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अभी हम देख रहे हैं बेटा बैलेंसिंग। अच्छा, बैलेंसिंग को करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन आता है बैलेंसिंग वाई। हम क्यों करते हैं बेटा बैलेंसिंग? क्या जरूरत है बैलेंसिंग करने की? क्योंकि बैलेंसिंग इसलिए करते हैं हम क्योंकि ये फॉलो करता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिएक्शन, फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी जितना मास रिएक्टेंट का रहेगा उतना ही मास किसका रहेगा बेटा? प्रोडक्ट का रहेगा। किसका रहेगा? जितना मास रिएक्टेंट का रखोगे आप, उतना ही मास आपको किसका रखना है? प्रोडक्ट का भी रखना है, ठीक है। अब मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ
मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो इसी वजह से हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब बैलेंसिंग बेटा करने से पहले आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 में एक टेबल लर्न करी होगी जहाँ पे वैलेंसी लिखी हुई थी, है ना। वैलेंसी क्यों जरूरी है बेटा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कंपाउंड कैसे बनेगा। अब कंपाउंड जैसे मुझे पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, तो Mg लिखूंगा, ऑक्सीजन लिखूंगा, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, है ना, और इसको काट दूंगा तो क्या बन जाएगा 1 1। तो हमें पता है मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा 1 इस पे जाएगा, 1 इसके पास जाएगा, तो क्या बनाएगा MgO, है ना। तो ये चीज बेटा आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आप क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें एक टेबल बनी हुई है, उसमें से वैलेंसी प्लस पॉली एटॉमिक आयंस आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। वैलेंसी लर्न कर लेना, वहां से पॉली एटॉमिक आयंस लर्न कर लेना, और ऐसे आपको कंपाउंड बनाना वहां से सीख लेना, ठीक है, ठीक है। मैं अब तक क्या कह चुका हूं आप लोगों को मैंने इतना बता दिया कि अगर आपको ये इसमें कहीं भी अगर बैलेंसिंग में आपको चाहते हो कि बिल्कुल परफेक्ट हो तो बेटा प्लीज, और अगर आप 11th और 12th क्लास में पीसीएम लेने जा रहे हो तो प्लीज बेटा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप वैलेंसी और पॉली एटॉमिक आयंस लर्न कर लेना, क्योंकि फिर इसके बाद आपको कभी भी कंपाउंड फॉर्म करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब हम बैलेंसिंग देखते हैं, ठीक है। अब बैलेंसिंग में हमें बेटा क्या करना है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, Mg+O गिव्स Mg+O गिव्स MgO, ठीक है। O2 प्लस, अब बेटा यहाँ पे O2 क्यों लिखा है, क्योंकि ऑक्सीजन बेटा सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन वाला स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब ये MgO है यहाँ पे बेटा। अब बैलेंसिंग करने का तरीका क्या होता है, जिस साइड इतने रिएक्टेंट साइड जितने एटम है उस साइड ही बेटा कितना प्रोडक्ट साइड भी एटम होने चाहिए। अब देखो, अगर मैं रिएक्शन मैं एक साइड रिएक्टेंट लिख लेता हूँ और एक साइड लिख लेता हूँ बेटा मैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, रिएक्टेंट साइड कौन कौन से एलिमेंट है, मैग्नीशियम है रिएक्टेंट साइड, ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड, है ना। और प्रोडक्ट साइड कौन कौन से एटम है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, इसके अलावा तो कोई एटम नहीं है हमारे पास। अब रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम के कितने एटम है बेटा, 1 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा, 2 एटम है। मैग्नीशियम के प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 1, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। यहाँ पे मैग्नीशियम का कितने एटम है, 1। ऑक्सीजन के भी कितने एटम है, 1। तो दोनों के एक एक एटम है यहाँ पे प्रोडक्ट साइड, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 2। हमेशा ऐड करना है आपको इसके आगे, ये ध्यान रखना, ऐड हमेशा इसके आगे करोगे। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2, तो 2 मैग्नीशियम के एटम हो गए। बट यहाँ से बेटा दिक्कत ये होगी ना, 2 ऑक्सीजन के एटम भी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2, ऑलरेडी बैलेंस है, तो ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 2। मैग्नीशियम यहाँ पे कितने हैं, 1। तो बेटा मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, तो मुझे यहाँ पे इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा बेटा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन अगर लिखूंगा तो कैसे हो जाएगा, 2 MgO, 2 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे लगा दूंगा 2। दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इज इट क्लियर। अब यहाँ पे देखो, काउंट करो, 2 मैग्नीशियम के एटम है, 2 मैग्नीशियम के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है। ये दो अंदर भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 2 ऑक्सीजन के एटम है। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, जब मैं कोई भी रिएक्शन लिखूं, ठीक है, जब मैं कोई भी रिएक्शन लिखूं, एक एग्जांपल और करा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, जैसे ये वाली रिएक्शन, हाँ, ये रिएक्शन देखो आप, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब ये रिएक्शन है, अब आप लोगों, अभी ये बैलेंस नहीं है बेटा, तो जो बैलेंस नहीं होती, कई बार ये भी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती बेटा उसे बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा, स्केलेटल इक्वेशन। तो ये नाम ना आप ध्यान रखना, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और आपको पता ही नहीं होता स्केलेटल वर्ड क्या होता है। तो स्केलेटल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो बैलेंस नहीं होती, यानी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, इतना सिंपल। अब वही हम इसको बैलेंस करेंगे बेटा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बैलेंस करने का तरीका देखो कितना आसान है। यहाँ पे 3 आयरन है, बिना सोचे समझे यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, 3 आयरन कंप्लीट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, यहाँ पे कितने हैं, 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन तो बैलेंस है बेटा, तो हमें कुछ नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे बेटा हम क्या लगा देंगे, 4, ऑक्सीजन हो गए 4। अब हाइड्रोजन कितने, 4 2, यानी 4 2 जा कितने हो गए, 8 ऑक्सीजन हो गए, कितने, 4 2 जा
सॉरी ध्यान देना, यहाँ पे 4 टू जा 8 हाइड्रोजन हो गए और 4 हो गए ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 हो गए आयरन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आयरन 3 है बेटा, यहाँ पे आयरन कितने हैं, आयरन यहाँ पे 3 है, आयरन यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ऑलरेडी बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन है ना, तो मैं यहाँ पे बेटा 4 लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा 4, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8 हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं 4। क्या ये सारी चीज इसके इक्वल है, दिस इज बैलेंस। बेटा इसको इग्नोर करो ना, इसको इग्नोर करो। ठीक है, क्योंकि इतना सिंपल हो जाता है, ये फालतू में लंबा बना रखा है ना, तो इसको क्या करो, इतना सिंपल से हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंसिंग। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा। ठीक है, अगर सॉलिड है कोई, तो सॉलिड को जब मैंने आपको बताया था कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर लिखते हैं हम, ठीक है, सी मान लो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, तो वो ब्रैकेट में क्या होता है, अगर ब्रैकेट में एस लिखा है तो बेटा ये सॉलिड है, क्या ये सॉलिड। अगर ब्रैकेट में एल लिखा है तो बेटा ये लिक्विड है, क्या ये लिक्विड। अगर ब्रैकेट में बेटा ए क्यू लिखा है तो बेटा ये एक्वस है। और एक्वस क्या होता है, एक्वस वो होता है कोई भी ऐसा वाटर सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट और वाटर ऐड हो, उसे हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और गैस अगर कहीं जी भी लिखा हो ब्रैकेट में तो बेटा वो गैस होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, 2 एक्वस सॉल्यूशन लेता हूं मैं। ठीक है, अब 2 एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करता हूं, अब वहां पे एक ना जब दोनों को मैं मिक्स करता हूं तो नीचे ना एक सॉलिड सब्सटेंस में एक सब्सटेंस बचता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। सॉलिड के रूप में बचता है सॉल्यूशन के अंदर, बॉटम में वो सेटल होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो आप इसकी डेफिनेशन आई तो क्या लिखोगे, एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन is called precipitate। अगर precipitate आपसे पूछे what is precipitation reaction, the reaction which form precipitate is called precipitation reaction, है ना। इसके एग्जांपल मैं अभी आपको कराऊंगा precipitate reaction के। ठीक है, और बाकी कंडीशन, टेम्परेचर, पैटर्न और कैटलिस्ट बेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ना। तो कैटलिस्ट याद रखना, जो दो दोस्त के बीच में लड़ाई करवा देना उसको कैटलिस्ट बोलते हैं, और वो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे आप लोग भी जाते होंगे, सड़क पे जा रहे हो और लड़ाई हो रही है, तो क्या आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो, बस आप दूर से देख के वीडियो बनाते हो। ऐसा मत किया करो बेटा, मैं यहाँ पे सीख देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको वीडियो नहीं बनानी बेटा, उनको छुड़ाना है, और छुड़ाओगे तो आपके भी 1-2 घुसे लग सकते हैं। तो इस बात का भी खास ध्यान रखना और सेफ रहो, सतर्क रहो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा कॉमेडी तो मैं बहुत कर दूं, है ना, मेरा यही काम है कॉमेडी करना का, है ना, बट मैं पढ़ाना भी तो जरूरी है ना, आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं जैसा कि। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल बेटा ये रिएक्शन है, जैसे मैंने ये आप ऑलरेडी बैलेंस कर दिया था 3, 4, क्या हमारी रिएक्शन सही थी, हमने बिल्कुल सही बैलेंस किया था। हम ऑलरेडी बैलेंस करेंगे, स्लाइड के पीछे चल रही है कि भाई, स्लाइड हमारी एक पीछे चल रही है, हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, हम तो आगे बढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बेटा यहाँ पे 5 टाइप की मेन रिएक्शन है। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, दूसरी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवी रिडॉक्स रिएक्शन। हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे। अब एक चीज देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे नाम से क्या पता चल रहा है आपको, नाम में 2 चीजें ऐड हो रही है, जब एक इसको और इसको मिला के कुछ एक बना दूं उसे बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या करते हैं, ये अब मैं इसमें एनर्जी देता हूँ, क्या देता हूँ इसमें एनर्जी, और जब मैं इसमें एनर्जी दूंगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे, और ये अलग अलग हो जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं चारों रिएक्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन अगर रिएक्शन पढ़ रहा हूं तो A + B मिला के अगर AB बना रहा है तो बेटा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, सिंपल। दूसरा इसके एग्जांपल अभी मैं दूंगा, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन AB मिला के क्या बना रहा है A + B, ये हो गया बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन AB + C, यहाँ पे बेटा होता। अब देखो एक चीज नोटिस करना, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पे 2 चीजें कंबाइन करके एक नई चीज फॉर्म कर रही है। ठीक है, ये कंबाइन हो जा रहे हैं। अब इसकी अगर आपको डेफिनेशन भी लिखनी है ना तो बड़ी सिंपल है, कैसे, 2 or more reactant combine together to form a single product, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कोई भी रिएक्टेंट जब उसमें एनर्जी हम देते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी टूट जाता है ना। जैसे अगर आपके
आप अगर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो ना, तो आपको कोई दोस्त आता है और भड़का देता है आपको ना, टूट जाते हो ना आप भाई, दिल भी तो टूट जाता है ना। तो वही बेटा क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें हम एनर्जी देते हैं, और एनर्जी देने के बाद ही, अगर मैं इसमें एनर्जी दूंगा बेटा तभी टूटेगा ना ये। तो जब एनर्जी देते हैं, या तो हीट की फॉर्म में दे सकते हैं, या लाइट की फॉर्म में दे सकते हैं, या हम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी देते हैं। तो जिस भी फॉर्म में हम एनर्जी देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और ये बेटा टूट जाएगा, है ना। तो इसके बाद आता है हमारा बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करते हैं, ए बी प्लस सी, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक ना बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है ना। अब दो लोग ये हैं, अब ये दोनों एक साथ दोस्त बने हुए हैं, मतलब मान लो आप हो रिंकू, अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बाद में समझाऊंगा, ठीक है। मान ये ए बी प्लस सी, अब ए जो सी होता है ना बेटा, ये मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है, मोर रिएक्टिव, है ना। इस वजह से ना ये क्या करता है, ये बी को हटा, बुरा हुआ बी के साथ, बट होता है बेटा ऐसा, है ना, ए सी प्लस बी, ये इसको हटा देता है और ए सी और प्लस बी फॉर्म कर लेता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करूं तो क्या होता है, ए बी प्लस सी डी, है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पे आयंस की इंटरचेंजिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, आयंस की इंटरचेंजिंग हो जाता है। तो क्या बना लेगा बेटा, ये ए सी प्लस बी डी। तो ये शॉर्ट में अगर मैं बनाऊं तो शॉर्ट में बेटा ये होगा, ये चारों रिएक्शन में आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। रिडॉक्स में आपको, रिडॉक्स रिएक्शन में आपको अलग से समझाऊंगा, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में आपको अलग से समझाऊंगा। तो ये चार रिएक्शन आप ऐसे, ए प्लस बी, ए बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ए बी को डिकम्पोज करेंगे ए प्लस बी में तो वो होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, इसको बोलता है डिस्प्लेसमेंट। और दो आयंस में जब एक्सचेंज होता है उसे बेटा भी बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चारों को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा हम एक एक करके सारी रिएक्शन देखने वाले हैं, जिसमें पहली रिएक्शन है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोग थोड़ी सी इसके बारे में एड्रेस तो जान चुके हो ना। हाँ, अब क्या होता है कॉम्बिनेशन में, जब दो चीजें, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करती है, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पहला क्या है ना, रिएक्टेंट, a reaction in which two or more reactant combine to form a single product is called combination reaction, है ना। अब कॉम्बिनेशन में सबसे पहला एग्जांपल है बेटा कार्बन प्लस ऑक्सीजन। क्या बना रहा है, CO2। यहाँ पे देखो दो रिएक्टेंट है, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है CO2। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान देने की बात बेटा ये है, देखो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में S लिखा हुआ है। क्या मतलब है, यहाँ पे कार्बन सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में। तो बोर्ड में बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन करोगे ना, तो रिएक्शन के साथ उसकी फिजिकल स्टेट जरूर लिखनी है आपको, है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, गैस में प्रेजेंट है। कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है, गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। और यहाँ पे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है, जो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, जो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, और ये तीनों किस फॉर्म में प्रेजेंट है, अब तीनों को फिजिकल स्टेट से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल और देख लो। अब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या हो रहा है, ये वाटर बन रहा है, तो क्या हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसमें एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है बेटा, एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी जिसमें रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन को बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, अब यहाँ पे जो हीट हो रही होगी ना बेटा, वो रिलीज हो रही होगी, और हीट जहाँ पे रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे CaO बेटा, इसका जो निक नेम है इसका, CaO का इसका नाम नॉर्मली अगर IUPAC नेमिंग देखूं तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब दो तरह की नेमिंग होती है केमिस्ट्री में, पहली होती है IUPAC नेमिंग और दूसरी होती है कॉमन नेमिंग। अब IUPAC नेम इज लाइक अ जन्म पत्री, है ना। जैसे आप लोगों का नाम, जैसे आपका नाम है रमेश, तो बेटा रमेश आपका जन्म पत्री के अकॉर्डिंग रखा गया है, तो वो क्या होता है बेटा IUPAC नेमिंग, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग रखा गया है। जो भी नाम केमिस्ट्री में रूल्स के अकॉर्डिंग रखते हैं उसे बोलते हैं IUPAC नेमिंग। अगर IUPAC की फुल फॉर्म आती है, वैसे चैप्टर नंबर 4 में कभी कभी पेपर में आ रखी है IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये याद रखना, चैप्टर नंबर 4 भी अभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, एक हर चैप्टर का वन शॉट कवर करेंगे, ठीक है।
अब कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है? जैसे आपका मेन नाम होगा रमेश, चंद्रशेखर, है ना, इतने अच्छे अच्छे नाम होंगे, बट आप घर पे आ जाते हो जैसे वैसे आपका निकनेम में कन्वर्ट हो जाता है, चिंटू, बंटू, पबलू, है ना, डब्लू, ऐसे नाम रखे जाते हैं बेटा, तो वो सारे आपके क्या होते हैं? निकनेम इज लाइक कॉमन नेम। तो ये होता है, इसका निकनेम होता है बेटा क्विक लाइम, इसका निकनेम क्या है? क्विक लाइम, कॉमन नेम क्या है? क्विक लाइम, बट आईयूपीएसी नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये वाटर है, जब इसके साथ मिलेगा तो ये क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है ना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बेटा चूना होता है। क्या होता है? चूना। चूना मैं आपको लगा नहीं रहा हूं बेटा, लेकिन इसका नाम ही चूना होता है। ठीक है, आप देखा होगा जब आप पुट्टी करते हो व्हाइट पे, है ना, तो वो व्हाइट कलर की होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का कलर अगर आपसे पूछे तो लिख देना बेटा व्हाइट है। ठीक है, अब ये वाटर के साथ मिलकर बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम, यानी आपने चूना लिया और चूने को पानी में मिला दिया, तो वो क्या बन गया बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या करते हो? अब उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपने पुट्टी कर दी वॉल पे, है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो बेटा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही होती है ना, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या होता है बेटा? मिल्की इन कलर, है ना, मिल्की का क्या होता है? मिल्की कलर। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ना टेस्टिंग भी होती है, तो जब आपसे टेस्टिंग का क्वेश्चन पूछे ना, तो बेटा ये वाली रिएक्शन लिख लेना, हाउ CO2 गैस बी टेस्टेड। तो अगर आपसे पूछे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे टेस्ट किया जाता है, तो आप बता देना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देंगे तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज मिल्की अपीयरेंस, है ना। तो ये हो गया बेटा हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें बातें आपको ध्यान रखनी है, ये वाली बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। दूसरी चीज, अगर मैं मिलाता हूं तो इनके कलर का नाम याद रखना है बेटा। जैसे इसका व्हाइट कलर होता है, क्या होता है? व्हाइट। अगर चूने में, जैसे चूना होता है, चूने में पानी मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? पुट्टी बन जाता है व्हाइट। फिर उसको वॉल पे लगा देते हैं, और वॉल पे लगाने के बाद बेटा कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, उसके साथ रिएक्ट करके वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, विच गिव्स शाइनी अपीयरेंस, है ना। फिर उसके बाद आप देखते हो पुट्टी बिल्कुल शाइनी लगती है, तो वो किस वजह से होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं दूसरी रिएक्शन पे। दूसरी रिएक्शन है बेटा हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा किसके एक्शन में होती है? या तो हीट की प्रेजेंस में होगी, है ना, या तो लाइट की प्रेजेंस में होगी, या तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंट में होती है ना। अगर वहां पे हीट है, जैसे FeSO4 है, इसका नाम क्या है बेटा? फेरस सल्फेट। क्या नाम है इसका? फेरस सल्फेट, है ना बेटा। ये नॉर्मली ना पता है इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, FeSO4.7H2, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसका बेटा कलर होता है ग्रीन, है ना। जब मैं इसको हीट देता हूं तो ये वाटर मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। जब ये टूट जाते हैं, ये टूट जाता है, तो ये FeSO4 बनता है। क्या बनता है? FeSO4, और इसकी फिजिकल स्टेट होती है बेटा सॉलिड, है ना। अब मैं इसको और हीट देता हूं, बेचारे पे वैसे दुख है और हम दुखी दे जा रहे इसे, है ना। तो इसमें जब हम और हीट देंगे तो ये बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। बेटा इसका कलर क्या होता है? इसका कलर ब्राउन कलर होता है बेटा। अगर ब्राउन ब्लैक कलर होता है तो इसका कलर भी आप ध्यान रखना। सॉरी, तो यहाँ पे अब फॉर्म होता है SO2। SO2 क्या होता है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्मेल है ना, वो पंजेंट स्मेल होती है। क्या होती है इसकी बेटा? पंजेंट स्मेल। तो आपसे कोई पूछे तो SO2 क्या है, तो आप बोल देना इसकी पंजेंट स्मेल होती है। साथ ही साथ ये दो गैस रिलीज होती है, SO2 और SO3। मैंने क्या करा? सिंगल रिएक्टेंट लिया, उसमें हीट दी, और वहां पे 3-4 प्रोडक्ट में फॉर्म हो जा रहा है। इसी को तो बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये किसकी एक्शन में हो रही है? ये हीट के एक्शन में हो रही है। किसके एक्शन में हो रही है? हीट के एक्शन में हो रही है। और यहाँ पे दो गैस, बेटा ये रिएक्शन ना बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटा ये इंपॉर्टेंट है। तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 वहां पे बनता है। ठीक है, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं तो दो चीजें बनती है, क्विक लाइन और कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल, है ना। तो इन तीनों को रिएक्शन को लर्न करना बेटा, ये मेन रिएक्शन है। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन बहुत बार पेपर में पूछी गई है ना। ये तीनों रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। अब लेड नाइट्रेट है, जब लेड नाइट्रेट को हीट करता हूं तो PbO फॉर्म होता है बेटा। PbO का कलर याद रखना, ये येलो PPT होती है। क्या होती है ये? इंपॉर्टेंट, ये येलो PPT होती है ना। तो लेड ऑक्साइड जो होती है वो येलो PPT होती है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस, है ना। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेटा ब्राउन गैस, ये गैस की फॉर्म में बाहर निकलती है, जिसको हम बोलते हैं ब्राउन फ्यूम। क्या बोलते हैं बेटा? ब्राउन फ्यूम।
ठीक है, तो ये चीजें ना याद रखना, जो मैं लिखवा रहा हूँ ना ये चीजें नोट करके रखना, यही एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछते हैं, वो बोल देंगे व्हाट हैपेंस व्हेन lead nitrate इज हीटेड, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी गैस फॉर्म होती है, कौन सा पीपीटी फॉर्म होता है, उसका कलर क्या फॉर्म होता है। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कलर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा मार्क कर रहा हूँ स्टार मार्क से, यहाँ पे ये पूछा जाएगा इसका कलर और पीपीटी, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो यहाँ पे पीबीओ जो कि येलो पीपीटी फॉर्म होती है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फिल्म्स आती है, और प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये होगी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द एक्शन ऑफ हीट। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। अब दूसरी हमारी रिएक्शन है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो अभी हम पढ़ रहे थे, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बेटा 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें एक्शन ऑफ हीट होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे फोटो, क्या पढ़ेंगे, फोटो, जिसका एक्शन बाय लाइट, है ना। तीसरा हम पढ़ेंगे, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, हीट का जो सिंबल होता है वो डेल्टा होता है। क्या होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं भी ट्राइंगल लिखा आ जाना तो समझ जाना वहां पे हीट दी जा रही है। इज इट क्लियर, है ना। अब फोटो में हम लाइट डालते हैं, और तीसरा होता है थर्मल, फोटो और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक में हम डालते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी, क्या डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इसका एग्जांपल, समझ आ गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही है तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रहेगा ये आपको, ठीक है। अगर सिल्वर क्लोराइड है, अब मैं इसमें सनलाइट दे रहा हूं बेटा, सनलाइट का सिंबल ये होता है एच न्यू, इसे बोलते हैं न्यू, क्या बोलते हैं बेटा, न्यू, इसको हम न्यू बोलते हैं। ये एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, जो आप क्लास 11th में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 2, कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, तो ये अभी आप रिप्रेजेंट करने के लिए समझ लो कि अगर सनलाइट को लिखना तो मैं एच न्यू की फॉर्म में लिखता हूं। तो अगर कहीं सनलाइट ना लिखा है और एच न्यू भी लिखा है तो समझ जाना आपको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करनी है। और इसका बेटा, इसका कलर ना, इसका सिल्वर, इसका कलर व्हाइट होता है बेटा। सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है, व्हाइट। जब मैं इसको सनलाइट देता हूं तो सनलाइट देने के बाद जो इसका कलर हो जाता है बेटा, वो ग्रे कलर हो जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, कौन से कलर में चेंज होता है, तो ये कलर आपको नोट डाउन करके रखने हैं। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड में जब हम सनलाइट देंगे तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये होगी बेटा हमारी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ नहीं होता इसमें, कोई एक कंपाउंड होगा सिल्वर क्लोराइड का, वहां पे सनलाइट पड़ेगी, जब सनलाइट पड़ेगी तो वो टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, सिल्वर और क्लोरीन में। जब सिल्वर और क्लोरीन में टूटेगा तो सिल्वर का जो सिल्वर आएगा वो ग्रे कलर में आएगा। ठीक है, ये कलर ध्यान रखना। जहां जहां पे भी मैं कलर लिख रहा हूं बेटा, आप ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा फोटो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये H2O। अब मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी देता हूं, है ना। अब इसको बेटा मैं थोड़ा सा ना आपको जूम करके समझाता हूं। अब देखो, यहां पे देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ना हम एक कंटेनर लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं, यहाँ पे एक कंटेनर, है ना। अब कंटेनर में हम लेंगे 2 इलेक्ट्रोड, जिसमें से एक होगा बेटा एनोड और दूसरा होगा कैथोड। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट जो लेंगे, क्या लेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आप लोग ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ चुके हो। कौन से चैप्टर में, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। सारे चैप्टर के नाम भी बता रहा हूँ, आप जा सकते हो इस चैप्टर पे जाके पढ़ सकते हो। तो आपने केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है या वो सॉल्यूशन होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बेटा लेंगे H2SO4। क्या लेंगे, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूंगा, किससे कनेक्ट करूंगा, बैटरी से, ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड इज अ पॉजिटिव और कैथोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो हमने दोनों ले लिए। जब मैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा तो जो वाटर है इसमें प्रेजेंट, जो बेटा वाटर है वो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें, H2 में और O2 में। मैं जब इसको बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी
टू आएगा। ठीक है, यहाँ पे चार हाइड्रोजन बैलेंसिंग हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन। ठीक है, अब जब मैं इलेक्ट्रिसिटी डालता हूं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है H2 और O2 की फॉर्म में। H2 अलग हो गया, अब देखो पानी है, पानी में H2 अलग होते जा रहे हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अलग होते जा रहे हैं। बेटा ये मॉलिक्यूल ऐसे एटम मत पढ़ना, मॉलिक्यूल क्या होता है, बहुत सारे एटम कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या रखना, पेपर में एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और क्या पूछते हैं मैं वो भी बता रहा हूं आपको। एग्जाम में बेटा आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पे कौन सी गैस कलेक्ट हो रही है एनोड पे और कौन सी गैस, दोनों गैस की फॉर्म में आ रहे हैं, है ना, ये दोनों गैस है। यहाँ पे मैं फिजिकल स्टेट लिख दे रहा हूँ इसकी, ये लिक्विड है। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो आप बताओ ये कहाँ पे, हाइड्रोजन गैस, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कौन सी गैस, विच गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड एंड। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए। आप अब तो मैंने पढ़ाया ना आपको, जैसा कि मैंने पढ़ा चुका हूं आपको कि हाइड्रोजन गैस बेटा जो है, कौन सी गैस जो है, हाइड्रोजन गैस जो है बेटा वो कलेक्ट होगी आपकी कहां पे कलेक्ट होगी, हाइड्रोजन गैस बेटा कलेक्ट होगी आपकी कैथोड एंड पे और ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी आपकी बेटा एनोड एंड पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी कौन से एंड पे, कैथोड एंड पे, और हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी एनोड एंड पे। और आपसे पूछेगा कि कौन सी गैस कितना डबल होती है, तो आप बोलोगे बेटा हाइड्रोजन गैस इज डबल देन ऑक्सीजन। इसका देखो दो वॉल्यूम है, कितने वॉल्यूम है बेटा, इसके दो वॉल्यूम है, इसका कितना वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम है। तो हाइड्रोजन गैस जो कलेक्ट होगी बेटा डबल वॉल्यूम में कलेक्ट होगी और ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी वो सिंगल वॉल्यूम में कलेक्ट होगी। तो बेटा ये बातें ध्यान रखना आप इसमें। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बेटा अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारी थर्ड रिएक्शन। अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, अब तक हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया है। हम बेटा हमने कोई क्वेश्चन वैसे नहीं छोड़ा है बेटे, फिर भी एक बार जाके एक्टिविटी आप खुद देखोगे एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आपका कमेंट आएगा कि एक्टिविटी भी कराओ तो मैं अगली वीडियो जरूर बेटा एक्टिविटीज पे भी बना दूंगा, मैं सारी एक्टिविटी कवर करूंगा। अगर आप लोग कहोगे कि एक्टिविटी पे भी एक सेपरेट वीडियो आपको चाहिए तो वन शॉट उसमें एक्टिविटी 30 मिनट में मैं वो एक्टिविटी सारी खत्म कर दूंगा एक चैप्टर की। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करके बताओगे मुझे कि एक्टिविटी भी करनी है तो मैं एक्टिविटी भी आपको करा दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मैटर फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूं, देखो ये है कालिया। बेटा कालिया बहुत ज्यादा ताकतवर है ना, अब ये डोलू गोलू है, क्या है, डोलू के साथ बेटा चुटकी है, कौन है बेटा, चुटकी, है ना, डोलू के साथ बेटा चुटकी है ना। अब ये डोलू बोलू में ये डोलू चुटकी के साथ घूम रहा है। अब कालिया बेटा बहुत ताकतवर है ना, तो कालिया क्या करेगा बेटा, डोलू को मार के गिरा देगा, है ना। डोलू बेचारा परेशान, डोलू तो बेचारे की बॉडी भी नहीं है ना, क्या करे, अब कालिया इतना हट्टा कट्टा है ना, तो ये क्या इसको हटा देगा और इसके साथ खुद आ जाएगा, तो क्या बना लेगा, कालिया संग चुटकी, है ना। अब वेडिंग कार्ड पे लिखवा देंगे हम, है ना, कालिया संग चुटकी। ठीक है, तो ऐसा होता है बेटा इसमें भी। अब यहाँ पे भी क्या होता है, एक हाई रिएक्टिव मेटल होगा आयरन इज लाइक अ कालिया, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर यहाँ पे बेटा लीस्ट रिएक्टिव है। अब क्योंकि कॉपर बेटा यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव है तो आयरन जब कंबाइन करेगा लीस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ यानी इसके साथ, तो आयरन यहाँ पे मोर रिएक्टिव है कॉपर से, है ना, तो आयरन बेटा क्या करेगा, इसको धक्का मार के हटा देगा और क्या बना देगा, FeSO4 प्लस Cu, क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, ऐसे जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक इसको हटाएगा और इसकी जगह खुद आ जाएगा, तो क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। बट बेटा आप लोगों को कैसे पता चलेगा, आपने तो पढ़ा ही नहीं, आपको क्या पता कि कौन सा एलिमेंट हाई रिएक्टिव है कौन सा लो रिएक्टिव है। तो इसके लिए ना मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें आप क्या कर सकते हो बेटा, आप एक सीरीज लर्न करोगे, जैसे आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी, है ना। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है बेटा, आपको पता चलेगा यहाँ से कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। तो इसे पता करने के लिए आप रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करोगे, और रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कराऊंगा मैं। ठीक है, लर्न कराने का तरीका है मेरे पास, बहुत सिंपल ट्रिक है लर्न करने की, है ना। पहले मैं एलिमेंट लिख देता हूँ, पोटेशियम, सोडियम,
बेटा बहुत सिंपल ट्रिक है, जहाँ पे ऊपर वाले एलिमेंट जो होते हैं ना ये हाई रिएक्टिव होते हैं, ऊपर वाले एलिमेंट हाई रिएक्टिव होते हैं और नीचे वाले एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, लो रिएक्टिव। क्या होते हैं, लो रिएक्टिव। ठीक है, ऊपर वाले एलिमेंट इज हाई रिएक्टिव, नीचे वाले एलिमेंट इज लो रिएक्टिव। अब हाई रिएक्टिव एलिमेंट बेटा क्या करता है ना, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है अपनी पोजीशन पे। ठीक है, अब आप इसको याद करिए, पता पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, तो इन सब के नाम आपको पता ही होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इसे याद कैसे करोगे बेटा। याद करने का तरीका है, कैटरीना ने कार मांगी, एल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी, है ना। कैटरीना ने कार मांगी, एल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, तो आप ऐसे करके लर्न कर सकते हो, है ना। मैं लिख नहीं रहा बेटा, आपको मैं न्यूमोनिक्स बताया मैंने। ये न्यूमोनिक्स तरीका होता है केमिस्ट्री में कोई भी पीरियोडिक टेबल लर्न करने का या कोई भी सीरीज ऑफ एलिमेंट लर्न करने का तरीका होता है न्यूमोनिक्स, है ना। आप लोग अपना कुछ भी बना सकते हो, है ना। मेरा यह कैटरीना ने कार मांगी, एल्टो देन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, आप ऐसे लर्न कर सकते हो। अब बेटा देखो, ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट नीचे वाले एलिमेंट ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो अगर आपको पेपर में बुद्धू बनाने के लिए बेटा आ सकता है, आपको ऐसे बोल देंगे एल्यूमिनियम, आपको पेपर में ऐसे बोल देंगे एल्यूमिनियम रिएक्ट विद, अब एल्यूमिनियम से हाई रिएक्टिव कौन है, मैं कैल्शियम ले लेता हूँ, कैल्शियम सल्फेट। क्या बेटा कैल्शियम एल्यूमिनियम कैल्शियम को हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा, क्योंकि कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे बेटा नो रिएक्शन फॉर्म, है ना। अगर आपको पेपर में ऐसे आ जाए, है ना, ये लिख लेना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको लिखा आ जाए कॉपर प्लस AgNO3, तो बेटा कॉपर हमें पता है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, है ना। इस वजह से कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देगा और फॉर्म कर लेगा कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, सिल्वर को ये बाहर निकाल देगा। बट अगर मैं बोलूं सिल्वर प्लस कॉपर नाइट्रेट, तो क्या यहाँ पे रिएक्शन होगी कोई, बेटा यहाँ पे कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये चीज ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट हाई रिएक्टिव होता है, कौन सा एलिमेंट लो रिएक्टिव होता है। कहां से याद रखोगे, वो रिएक्टिविटी सीरीज से। ठीक है, अगली रिएक्शन है बेटा हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें आपको बेटा ये डेफिनेशन लर्न करनी है, टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस, इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा दो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, यहाँ पे Na2SO4 और यहाँ पे BaSL2, ये दोनों आयोनिक कंपाउंड है। अब आयोनिक कंपाउंड क्या करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। अब बेटा ये प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, ये प्लस वाला ये नेगेटिव के साथ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। जब आयंस एक्सचेंज होते हैं इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डेफिनेशन है ना, ये लर्न करने की चीज नहीं है बेटा। कैसे लर्न करोगे, व्हेन आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल तरीका। ठीक है, अगर आपको मेरी वाली लिखनी है मेरी वाली लिखने का, अगर आपको इसमें कंफर्टेबल हो तो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, Na किसके साथ जाएगा बेटा, क्लोरीन के साथ, और फॉर्म कर लेगा 2NaCl। बैरियम किसके साथ जाएगा बेटा, सल्फेट के साथ, और फॉर्म कर लेगा BSF4। ध्यान आपको ये रखना, बैरियम सल्फेट जो होता है वो व्हाइट PPT फॉर्म होता है बेटा। क्या होता है, व्हाइट PPT। तो इसकी आपको PPT ध्यान रखनी है। इसका कलर क्या है बेटा, बैरियम सल्फेट फॉर्म ऐसा व्हाइट PPT। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जब सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी पीपीटी फॉर्म होती है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे बैरियम सल्फेट की व्हाइट पीपीटी फॉर्म होती है। ठीक है, जैसा कि प्रेसिपिटेट में आपको ऑलरेडी बताया था। तो इस रिएक्शन को बेटा आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बेटा कमेंट करके बता देना, क्या डाउट है वो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है और हमारी लास्ट रिएक्शन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी मैं बोलूंगा इसको रिडॉक्स रिएक्शन। हम रिडॉक्स में ही लेके चलते हैं इसको, है ना। चलो पहले मैं देख लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है ना। तो ऑक्सीडेशन बेटा क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन का आना हाइड्रोजन का निकालना, ऑक्सीजन का लेना और हाइड्रोजन का निकालना, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना, ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन।
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किधर, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का गेन होना है ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, रिडक्शन ऑक्सीजन का लॉस होना और हाइड्रोजन का गेन होना, उसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, अब आप लोग देखोगे यहाँ पे, अब बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ना इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में भी होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में आप पढ़ोगे क्लास 11th में, तो वो चीज मैं अभी नहीं करा रहा। अगर आपको जरूरत है, आप स्कॉलर बैच में, कई कई स्कूल में स्कॉलर बैच में ये रिएक्शन कराई जाती है, अगर करवानी है तो बेटा उसके लिए क्या करना है अब आप लोग समझ गए होंगे, कमेंट करके बताना है मुझे, हर चीज आप मुझे कमेंट करके बताओगे। कोई टॉपिक छूट गया तो भी आप बता दोगे कमेंट करके कि सर आपने ये नहीं कराया, मैं आपको अगली वीडियो में ये कवर करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिला के क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। अब आपको बताना है बेटा कौन सा एलिमेंट यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा एलिमेंट यहाँ पे रिड्यूस हुआ है ना। तो आप इसमें कैसे बताओगे, मैं आप नॉर्मल से एक रिएक्शन लेकर चल रहा हूँ, Cu प्लस H2O गिव्स CuO प्लस H2। अगर मैं ये रिएक्शन लेके चल रहा हूँ, आपको पहले सिंपल लेके चलते हैं। सिंपल में क्या होता है, यहाँ पे कॉपर है ना, जब ये कॉपर इस साइड जा रहा है तो क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। और जब भी ऑक्सीजन का गेन होता है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे H2O है, यहाँ पे H2O का लॉस हो रहा है, किसका लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और जब भी ऑक्सीजन का बेटा लॉस होता है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। अब आपको ना पेपर में 4 चीजें पूछी जाती है, वो 4 चीजें क्या है, आपसे पूछेगा कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, आपसे पूछेगा कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, आपसे पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, आपसे पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ना। चारों को मैं एक एक करके बताता हूँ, कैसे बताओगे आप, सिंपल है, बहुत सिंपल। यहाँ पे कॉपर है, बन गया वहां पे बेटा कॉपर ऑक्साइड में। अब इसने ऑक्सीजन का गेन किया तो कॉपर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे लिख दोगे कॉपर क्या हुआ है। हमेशा ध्यान रखना रिएक्टेंट वाली साइड लिखी जाती है, यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड नहीं लिखोगे। कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस क्या हुआ है, H2O से H2 में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे बेटा H2O क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो एक्चुअली में रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस होता है बेटा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आप देखो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, कॉपर, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन होगा, कॉपर, है ना। अब रिड्यूस कौन हुआ है, H2O, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, H2O। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आप इसमें भी, आप ये होमवर्क है ये आप खुद करके आना, ठीक है, और ना हो तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने आपको करा दी है ना। अब एक और है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब आती है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। अब अभी आपने जैसा कि पढ़ा कि एक ऑक्सीडेशन पढ़ा जहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, रिडक्शन पढ़ा जहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था। जहां पे बेटा ये दोनों एक साथ होते हैं, क्या बोला मैंने, जहां पे ये दोनों एक साथ होते हैं उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। The reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction, है ना। तो ये बेटा कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, इसमें ऑक्सीडेशन भी इसमें क्या हो रहा था, रिडक्शन भी हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन भी हो रहा था। तो जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो, ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे बेटा रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटा Mn प्लस Al2O3 गिव्स Mn2O3 प्लस Al, आप मुझे क्या बता सकते हो इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है ना। बेटा ये रिएक्शन आपको मैं चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाऊंगा, मेटल तो नॉन मेटल में। ये रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, जो रेलवे ट्रैक को ना ज्वाइन करने में काम आती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, थर्माइट रिएक्शन। बट क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है? अब देखो यहाँ पे Mn से Mn2O3 में कन्वर्ट हो गया, क्या इसने ऑक्सीजन का गेन किया? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, और जो भी ऑक्सीजन को गेन करता है तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ मैं पूछूं अगर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, तो आप बोलोगे बेटा मैग्नीज यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, मैग्नीज। अगर Al2 देखो यहाँ पे Al में कन्वर्ट हो रहा है, तो Al2 यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, तो आप बोलोगे बेटा Al2O3 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिड्यूस होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो Al2O3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट हमारा होगा जो ऑक्सीडाइज होता है वो हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट यानी Mn।
तो ये बेटा इसका अपोजिट होता है। जो ऑक्सीडाइज होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये होगी बेटा हमारी रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। कोई भी अगर इसमें डाउट बचा हो आपको, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं क्या रह गया जो टॉपिक अगर मिस भी हो गया तो वो मैं कवर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपका कोई भी डाउट होगा, ठीक है, कराने से पहले। ये हो गया बेटा हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना बेटा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। क्या करा चुका हूँ? ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। जैसे व्हाइट पीपीटी, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। जब ये एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। क्यों बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी देखो एक आपने वो भी पढ़ी थी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने पढ़ी थी, लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हो तो वहां पे फॉर्म होता है पीबीओ प्लस NO2 प्लस O2, है ना। तो वहां पे पीबीओ जो बना था वो येलो पीपीटी बना था, तो आप उस रिएक्शन को भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये होगी आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आप इसको लिख लेना। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो सब किसी सॉल्यूशन में दो एक्वस सॉल्यूशन को जब मिलाते हैं, लास्ट में सॉलिड फॉर्म में जो बचता है उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसा कि मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बता चुका हूं। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो पढ़ी थी वो आपकी बेटा एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। और जो आपने डीकम्पोजिशन पढ़ी वो आपकी बेटा एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि वहां पे हम एनर्जी देते हैं, है ना। इसमें हम एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे थे? इसमें हम एनर्जी दे रहे थे हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, है ना। तो वो हमारी क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये कौन सी होगी बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये रिएक्शन, ये मीथेन है बेटा। क्या नाम है इसका? मीथेन। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, इसका नाम है मीथेन। मीथेन एक टाइप की बेटा गैस होती है। क्या होती है? गैस। यहाँ पे फिजिकल स्टेट लिखा हुआ है। जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो बेटा इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंबस्शन। क्या बोलते हैं बेटा इस रिएक्शन को? कंबस्शन। अब यहाँ पे कंबस्शन हो रहा है तो CO2 फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है और एनर्जी फॉर्म हो रही है, और एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। तो जहां पे भी जिस रिएक्शन में भी एनर्जी प्रोडक्ट साइड पे लिखी हो तो आप समझ जाना तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो ये भी क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा रेस्पिरेशन, अगर आपसे पूछे रेस्पिरेशन क्या है तो बेटा ध्यान रखना रेस्पिरेशन भी कौन सी रिएक्शन होती है? रेस्पिरेशन करते हैं तो वो भी क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्यों? आपने देखा होगा जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है बेटा, क्या होता है? ग्लूकोज। जब वो ऑक्सीजन हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराते हैं तो क्या बनता है? वो CO2 प्लस H2O और प्लस वो एनर्जी भी बनाता है। तो बेटा एनर्जी प्रोडक्ट साइड लिखा हो, और जब भी एनर्जी प्रोडक्ट साइड लिखा हो तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो याद रखना रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और आगे देखते हैं हम एंडोथर्मिक में, ठीक है। अब एंडोथर्मिक है, ये बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, ग्लूकोज वाली, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड। अब है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जहां पे एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक जहां पे देखो हम हीट दे रहे हैं, और जब भी हम हीट देते हैं, है ना, जब भी हीट एरो के ऊपर लिखी हो ना, या हीट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, या फिर हीट इलेक्ट्रिसिटी या लाइट के फॉर्म में कभी भी एरो के ऊपर लिखा हो तो वो हमेशा एंडोथर्मिक होगी, है ना। क्योंकि बेटा जब हम इसको हीट देंगे तभी तो ये टूटेगा, अगर हम इसमें एनर्जी देंगे तभी तो ये टूटेगा। तो जब हम एनर्जी देते हैं सिस्टम के अंदर तो हम उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये Fe2O3 SO2 प्लस SO3 फॉर्म होगा। SO2 मैं बता चुका हूँ, ये पंजेंट स्मेल होती है इसकी, रॉटन एग लाइक स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है भाई, ठीक है। और Fe2O3 का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ब्लैक और ब्राउन कलर होता है, ब्लैक ब्राउन कलर होता है इसका। तो ये चीज आप ध्यान रखना, इस चीज ये छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना बेटा बीच बीच में, इसको जरूर ध्यान रखना, यही पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये बेटा क्या है? ये सॉलिड फॉर्म में, क्या फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। जब मैं इसको हीट करता हूँ तो फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस
CO2। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, दोनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, आप देख रहे होंगे, है ना। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये होगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, अब है रेंसिडिटी। बेटा रेंसिडिटी क्या होता है ना। रेंसिडिटी प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन एंड फास्ट फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बात करूं, आप अपने घर का खाना थोड़ी देर रख दोगे, है ना, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी, है ना, तो वहां पे क्या होता है, खाना जल्दी खराब होता है, उसका खाने की स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है ना। आपने कोई सब्जी बना के रखी, आप 2-3 दिन बाद खा रहे हो तो उसकी स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है, यहाँ पे चीजों का खराब होना, स्मेल और टेस्ट चेंज होना, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अब वो क्यों होता है, रीजन है इसका, वो एयर के कांटेक्ट में आता है और उसके साथ रिएक्ट कर जाता है ना, रिएक्ट और स्लोली वो ऑक्सीडाइज करने लगता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। अब बेटा रेंसिडिटी को प्रिवेंट भी तो कर सकते हैं ना, अब अगर हमने कोई खाना रखा है तो उसको बचा भी सकते हैं। अब खाने को हम कैसे बचाएंगे बताओ। अब खाने को बचाने का बेटा तरीका है, या तो आप फूड मटेरियल को कहां पर रख लो, एयर टाइट कंटेनर में, है ना, वैक्यूम के अंदर रख दो, एयर टाइट कंटेनर में। दूसरा, कुक फूड एट लो टेम्परेचर, बहुत देर तक आप फूड को कुक करो लो टेम्परेचर में, है ना, या कहाँ रख दोगे आप, रेफ्रिजरेटर में रख दोगे। तीसरा, पैकिंग कर दो उसकी, है ना। चौथा, अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर। फूड मटेरियल को बेटा डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर में नहीं आना था, एयर आ गया ना तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इससे बचा सकते हो। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, आप बाहर देखोगे, आप बाहर जो मार्केट में जो फूड आइटम्स आते हैं ना, तो उनमें ना एंटीऑक्सीडेंट मिला होता है, इसलिए वो चीजें बेटा जल्दी खराब नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेंसिडिटी। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा लास्ट है हमारा बेटा कोरोजन। क्या होता है बेटा, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बेटा, कोरोजन होता है जंग लगना। अब बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, बच्चे दो चीजों में कंफ्यूज होता है, कोरोजन क्या होता है सर, रस्टिंग क्या होता है ना। कोरोजन और रस्टिंग में आज डाउट क्लियर कर दूंगा मैं आपका। कोरोजन बेटा क्या होता है, कोरोजन किसी भी मेटल में जब जंग लग जाए उसे कोरोजन बोलते हैं, एक्सेप्ट आयरन। ठीक है, आयरन को छोड़ के किसी भी मेटल में अगर जंग लग रहा है तो बेटा वो कोरोजन है। ठीक है, बट अगर आयरन में जंग लगता है तो उसे हम बेटा उसे अलग नाम देते हैं, आयरन को हम स्पेशल ट्रीट करते हैं। आपके साथ भी तो होते होंगे ना, आपके मान लो 5 दोस्त है और 5 दोस्त में से कोई एक दोस्त ऐसा होगा जिसको आप स्पेशल ट्रीट करते होंगे, तो बेटा वो रस्टिंग के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट की जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रस्टिंग। तो यहाँ पे आयरन जो होगा ना उसको हम स्पेशल ट्रीट करते हैं और उसमें हम क्या होते हैं, रस्टिंग। तो जब आयरन में जंग लगती है, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, Fe+O2। तो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोरोजन। कोरोजन में हम क्या करते हैं, कोरोजन का मतलब होता है बेटा जंग लगना, है ना। अब जंग लग रहा है, अगर किसी मेटल में जंग लग रहा है तो उसे कोरोजन बोलते हैं, एक्सेप्ट आयरन। अगर आयरन को छोड़ दे बेटा, आयरन में जब जंग लगता है तो उसे रस्टिंग बोला जाता है, बट आयरन को छोड़ के किसी भी मेटल में जंग लग रहा है तो उसे हम कोरोजन बोलेंगे, है ना। अब रस्टिंग की मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछी गई है। Fe+O2, है ना, यहाँ पे मॉइस्चर भी होगा, क्या होगा, मॉइस्चर के एक्स मॉलिक्यूल, यानी वाटर के एक्स मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेंगे तो बेटा उसे मॉइस्चर बोलते हैं। Fe+O2 गिव्स Fe2O3.H2O। तो बेटा ये रस्टिंग का फॉर्मूला है। ठीक है, अब द फिनोमिना इन विच मेटल्स एंड स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन एयर वाटर केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। अगर किसी और मेटल में जंग लग रहा है, जैसे अगर मैं सिल्वर की बात करूं, Ag+H2S, तो क्या बन जाएगा बेटा Ag2S+H2 बाहर हो जाएगा। तो अब इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिल्वर में जंग लग जाए, जब सिल्वर में जंग लग जाए तो बेटा इसे कोरोजन बोलेंगे, बट आयरन में जंग लगे तो इसे रस्टिंग बोलेंगे। अब बेटा सिल्वर में ना कलर देखना, ब्लैक कोटिंग आ जाती है, किसकी आ जाती है, ब्लैकिश होने लग जाता है। अगर आपने कोई पहन रखा होगा, आपने सिल्वर का कोई ज्वेलरी पहन रखी होगी आपने, तो देखना वो थोड़े टाइम बाद काली पड़ जाती है। इसका रीजन बिहाइंड ये है बेटा, उसमें एयर और मॉइस्चर के साथ वो सिल्वर रिएक्ट कर जाता है, हालांकि ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, बट फिर भी ये रिएक्ट कर जाता है और ये ब्लैकिश हो जाता है ना। बट अगर कॉपर पे बेटा जंग लगती है तो ग्रीन कोटिंग होती है, कॉपर पे जंग लगती है तो बेटा कौन सी कोटिंग होती है, ग्रीन कोटिंग, और इसका फॉर्मूला आता है कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट का बेटा कलर होता है ग्रीन, तो ये याद रखना, इसका कलर होता है ग्रीन, कोटिंग होती है कॉपर पे। ठीक है, अब मैं रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको प्रिवेंट करने के क्या तरीके हैं बेटा, अब इसको प्रिवेंट आप कर सकते हो
आप पेंट कर सकते हो, आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो। अब आप पूछोगे गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? बेटा जिस पे जिंक की प्लेटिंग होती है उसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? जब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, अभी हमने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी भी मेटल के ऊपर प्लेट करते हैं, किसी भी डिग्रेडेड मेटल का मतलब क्या है? यहाँ पे जिस मेटल में जंग लग रखा है उसे हम प्लेट कर देते हैं, किसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लेट कर देते हैं किसी मेटल से बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अब नेक्स्ट स्लाइड है बेटा हमारी, जो कि हमारी खत्म हो चुकी है और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। दिस इज द वन शॉट ऑफ द चैप्टर। अगर आप चाहते हो मैं सेम वन शॉट और भी चैप्टर्स के बनाऊं तो चैप्टर्स कमेंट में बता देना, मैं किस चैप्टर का नेक्स्ट वन शॉट डालूं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वीक के अंदर वो उस चैप्टर का वन शॉट मिल जाएगा। तो वो चैप्टर मुझे बता देना किस चैप्टर में आपको ज्यादा डाउट है, ज्यादा दिक्कतें आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में मुझे बता देना किस चैप्टर का मैं वन शॉट लेके आऊं, है ना। तो अगली वीडियो में मैं उस चैप्टर का वन शॉट ले आऊंगा। बेटा अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, है ना। और मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो क्योंकि अब आपके बोर्ड आने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं और